जय हिंद। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो जिसकी मीटिंग जिसका समिट जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज़ की दिशा और दशा तय करती है। मतलब वहाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज़ की स्ट्रेटजी क्या होगी, वहाँ का कंडीशन क्या होगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये मीटिंग ना केवल एक 7 कंट्रियों का है, वर्ल्ड के जो 7 डेवलप्ड कंट्री हैं, 7 विकसित देश हैं। आपको पता होना चाहिए 2 तरह के कंट्रियां होते हैं यूजुअली, एक होता है डेवलप्ड और एक होता है डेवलपिंग, मतलब विकसित और विकासशील। वो कंट्री जो ऑलरेडी विकसित है जिसको हम डेवलप कहते हैं, और भारत जो है, हम आप जो भारत के नागरिक हैं, तो भारत जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है। और आपने पता होगा जो ये कई बार कहा जाता है जो आज़ादी के 100वें साल मतलब 2047 में हम जो हैं 100 मतलब आज़ादी के 100 साल बाद हम जो है वो विकसित कंट्री के रूप में जो है वो बन जाएंगे। ऐसा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका सपना है और सभी देशवासियों का सपना है जो हम भी विकसित कंट्री के कगार पे खड़े हो जाएं। तो ये जो अभी मीटिंग हुई है वो विश्व के 7 डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी मीटिंग हुई है और उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को जो है उसमें बातचीत की गई है वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने कई बार सुना होगा जो G7 क्या है, G7 में कौन कौन से कंट्रियाँ हैं, G7 की अभी मीटिंग कहाँ हुई थी, क्या भारत इसका मेंबर है कि नहीं, G7 का पिछला मीटिंग कहाँ हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है करेंट और ट्रेडिशनल दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है करंट और ट्रेडिशनल दोनों मिला करके मैं लाता हूं, तो आप लोगों के लिए फिर से मैं एक ये अहम टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम टॉपिक लेकर के आया हूं। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में आपका स्वागत है। और मैं जीएस मिश्रा आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। तो फटाफट हम टॉपिक पे फोकस करते हैं। देखिए जैसा है मैंने लिखा यहाँ पे G7, ठीक है, G7 या ग्रुप ऑफ 7 की बात करते हैं। G7 या ग्रुप ऑफ 7 ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप अभी देखोगे जो ये 1973 में जब इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल क्राइसिस मतलब तेल की क्राइसिस हुई थी, तो जो विश्व के टॉप 4 कंट्री थे उस समय में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, उन सभी ने उन सब के प्राइम मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है एक जगह बैठ करके और ये इस क्राइसिस पे उन्होंने चर्चा के लिए स्टार्ट किया था। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसमें जापान को जोड़ा गया, बाद में इसमें इटली को जोड़ा गया, बाद में इसमें कनाडा को जोड़ा गया और रूस को भी जोड़ा गया। हालांकि रूस को बाद में हटा दिया गया था। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, बट सबसे पहले हम करंट की बात कर लेते हैं। तो G7 जो है अभी इसका, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, देखो रिलेट करो, आप जीके में पढ़ाई में चीज़ों को रिलेट करके चीज़ याद रखेंगे। आपने देखा होगा जो पिछले साल हमारे देश में G20 हुआ था, आपने नाम सुना होगा, उसी तरह से G7 है। तो जैसे हमारे देश में G20 हुआ था और भारत ने उस समिट को, उस मीटिंग को होस्ट किया था, क्योंकि सभी कंट्री बार बार होस्ट करते हैं उसको, उसी तरह से एक G7 है। तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 है, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। तो G20 का भारत मेंबर है, बट G7 जो है उसका भारत मेंबर नहीं है। पहला क्वेश्चन तो नोट कीजिए यही, जो G7 का भारत मेंबर नहीं है। G7 कंप्लीट तौर पे 7 डेवलप्ड कंट्रियां जो हैं, जो 7 ऑलरेडी विकसित कंट्री जो है उसका एक ग्रुप है और इंटरनेशनल लेवल पे काफी प्रसिद्ध, काफी फेमस और काफी इफेक्टिव ग्रुप है, जिसका डिसीजन, जिसके समिट का डिसीजन कहीं ना कहीं जो है वो मायने रखता है। तो अभी यदि हम बात करते हैं तो वही है, क्या G7 जो है, G7 इज एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री। मतलब G7 जो है 7 विकसित देशों का क्या है, अंतर्देशीय पॉलिटिक, राजनीतिक, आर्थिक क्या है, एक फोरम है, एक समूह है, एक ग्रुप है। जैसे नहीं सुना होगा जो इंटर स्टेट, आपने सुना होगा ना इंटरकॉन्टिनेंटल, तो इस तरह से हम सुनते हैं, वही है इंटरगवर्नमेंटल। मतलब ये क्या है, जो अंतर जो है वो सरकारीय है या अंतर देशीय है। मतलब ये है एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, कईयों देशों को मिला करके बना हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या है, G7 जो है 7 डेवलप कंट्री का क्या है, ग्रुप है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, भारत इसका मेंबर नहीं है। तीसरी बात, इसमें क्या होता है, ये जो 7 के 7 डेवलप कंट्रियां हैं उनकी इकोनॉमिक, उनका पॉलिटिकल, उनका
कल्चरल, उनका ट्रेड, मतलब जो व्यापार कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं, एक तरह से जो है उनका कल्चरल की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आर्थिक की बात करते हैं, उन सभी मुद्दों पे उनमें बातचीत होती है और वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? तो फाइनली क्या हो गया, G7 जो है 7 डेवलप कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जिसको हम ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। दूसरी बात क्या हो गया, भारत इसका मेंबर नहीं है। अब करंट का क्यों चर्चा बना? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में G7 का 51st समिट हुआ है, मतलब 51वां समिट है। अब आप बताइए, हर साल इसका समिट होता है, क्लियर हो गया, हर साल इसके समिट या एनुअल मीटिंग जो कह लीजिए। तो अभी हाल ही में 57वां समिट हुआ है, कहां पे? वाज हेल्ड फ्रॉम 16 टू 17 जून 2025, अभी 16 से 17 जून 2025 को हुआ है। कहां पे? इन कानानास किस, ठीक है, इन कानानास किस, जो कि कहां पे है? अल्बर्टा, कनाडा में है। तो अल्टीमेटली हो सकता है सीधे कनाडा आ जाए। कंट्री कहां पे हुआ है? कनाडा, हम कनाडा कहते हैं ना, वैसे कनाडा है। तो कनाडा है या कनाडा की जो हम बात करते हैं, हम भारत वाले जो हैं मतलब पंजाब और इन सब के जो है लोग कहाँ जा रहे हो? कनाडा जा रहे हैं, वैसे कनाडा। तो कनाडा की बात करते हैं, वहाँ पे हुआ है। और कनाडा का एक प्रांत है, मतलब राज्य है अल्बर्टा, और वहाँ का जो जगह है जिसका नाम है कानानास किस, ठीक है। तो हो सकता है जगह का नाम आ जाए कानानास किस, यदि मान लो प्रांत का नाम आएगा अल्बर्टा और कंट्री का नाम आएगा कनाडा, यूजुअली कंट्री का नाम आता है। तो हाल ही में G7 का 51st मीटिंग जो हुई है, एनुअल मीटिंग होती है, साल में एक बार होते हैं और सातों के सातों मेंबर आकर के वहां पे बैठते हैं, बात करते हैं। वो कहां पे हुआ है? कनाडा में हुआ है। क्लियर हो गया? साथ साथ कनाडा में ये 7वां मेंबर, मतलब 7वीं मीटिंग हुई है। क्योंकि आप ये ध्यान दीजिएगा, जितने मेंबर हैं उन्हीं के जगह में तो मीटिंग होगा ना, नहीं यूजुअली किटी पार्टी करते हैं या किसी तरह का करते हैं। तो अब बताओ, जो उस किटी पार्टी में मेंबर नहीं है वो थोड़ी ना उसके जहां पे उसके यहां मीटिंग होगी, जो मीटिंग वहीं होगी जो उसका मेंबर है। तो इसीलिए यह 7वीं बार है जहां पे कनाडा में इसकी जो है इस बार मीटिंग हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो G7 की मीटिंग कहां हुई थी इस बार, या एनुअल समिट कहां हुई थी? कनाडा में। यदि जगह की बात करें तो कानानास किस जो है अल्बर्टा प्रांत में है वो। क्लियर हो गया? अभी 16 से 17 जून 2025 को हुआ था। अब बात करते हैं, जैसा बताया G7 ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, मतलब 7 कंट्रियों का यह क्या है? एक ग्रुप है। दूसरी बात है, सातों के साथ जो है कंट्रियां क्या है? डेवलप कंट्री है। तो नेचुरल सी बात है, कौन कौन? देखिए कनाडा, ये तो अभी इसका अध्यक्ष ही था और यहां पे ये मीटिंग हुई है। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम या जिसको आप इंग्लैंड कहते हो यूजुअली, और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 कंट्रियां जो हैं इसमें इसके मेंबर हैं। वहीं पे मैंने लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन भी G7 में हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, बट कईयों को यही नहीं पता यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर नहीं है। या आप कहते हो वो पार्टिसिपेंट की बात आती है, मेंबर की बात आती है, तो आप देखते हो 8 ने भाग लिया, फिर कहते हो भाई G7 कैसे है? तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ये इसका मेंबर नहीं है। देखो लिखा हुआ है नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर, मतलब गैर गणना सदस्य, मतलब इसकी काउंटिंग नहीं होती है, बट ये हर मेंबर में भाग लेता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो ये 27 कंट्री जो यूरोप में लोकेटेड है, जो यूरोप में स्थित है, उसका एक ग्रुप है। और एक तरह से कह लेंगे इनका अपना संसद है, इनका अपना कमीशन है, इनका अपना सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग है, इनका अपना जो है करेंसी है जिसको यूरो कहते हैं। तो यूजुअली यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक समूह है, एक ग्रुप है, सब कुछ एक तरह से कंट्री की तरह ये काम करती है। तो इसीलिए ये भी हर बार जो है वो पार्टिसिपेट करती है। बट मेंबर की बात करें वो 7 हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड, USA, ठीक है, ये 7 हैं। और आप देख लीजिए ये सातों के साथ डेवलप कंट्री है। क्लियर हो गया? तो आपने समझ लिया G7 में टोटल कितने मेंबर हैं। इस बार G7 का मीटिंग कहां पे हुआ था? वो कनाडा में हुआ था, कानानास किस में। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है। तो 7 डेवलप कंट्रियों का ये ग्रुप है जो कि सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, इन सब मुद्दे पे बात करते हैं और आपस में ट्रेड के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो अगला G7 मीटिंग कहां होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा जो पिछला 2024 में G20 का मीटिंग अपना भारत में हुआ था, अगला 25 में ब्राजील में होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो G7 का अगला मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग कहां होगा। तो देखिए G7 इसका ये जो आप ध्यान देना, जो G7 का जो नेक्स्ट मीटिंग होगा 52nd होगा, वो कहां पे? जून 2026 में होगा। और कहां पे? इवियन
इस बेंस है ये हॉती सॉवी फ्रांस। तो वैसे यदि बात करते हैं तो कहां पे होगा, फ्रांस होगा, बट जगह की बात करें तो इसको इवियान कहते हैं। ठीक है, वैसे इवियान इस बेंस है, बट यूजुअली इवियान्स ही कहते हैं, इवियान कहते हैं इसको। ठीक है, आल्पस वगैरह जो है उसके आसपास ये है। ठीक है, तो इवियान फ्रांस में होगा। तो ये वैसे ध्यान दीजिएगा, जो G7 का अगला मीटिंग कहां पे होगा, फ्रांस में होगा। ये भी हो गया, 52वां मीटिंग होगा। यहां मैंने लिखा है जो G7 समिट में भारत को भी इन्वाइट किया गया था और भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि गौर कीजिए, विश्व के 7 डेवलप कंट्री, साथ साथ यूरोपियन यूनियन, इनका क्या है, ये समिट होता है। इसमें ये वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मोस्टली जो फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हैं, इफेक्टिव हैं, उनको वो बुलाते हैं। जैसे यूएनओ की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, इन सब को बुलाते हैं। उसी तरह से जो एक कंट्री जिसका प्रभाव है, जो कंट्री मतलब डेवलपिंग है और अच्छा है, उन कंट्रियों को भी वहां पे बुलाया जाता है। तो भारत को भी इसमें इनवाइट किया गया था। भारत के सहित बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, जैसे साउथ कोरिया की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इन सब कंट्रियों को जो है, यूएई की बात करते हैं, इन सब कंट्रियों को बुलाया गया था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, जो क्या भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था? जरूर, भारत पार्टिसिपेट किया था, बट एज ए इन्वाइटी। समझना, भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है। आई रिपीट, भारत G7 का मेंबर नहीं है, भारत G20 का मेंबर है, ग्रुप ऑफ 20 मेंबर है। बट G7 चूंकि डेवलप का है, हम अभी डेवलप नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो भारत ने इसमें एज ए इनवाइटी कंट्री पार्टिसिपेट किया था। न केवल भारत, बहुत सारे ऐसे कंट्रियां हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और ये डिपेंड करता है जो उस कंट्री जहां पे ये होस्ट होता है ना, उस पे जो वो किस किस को इनवाइट करता है। आपने सुना होगा, जो स्टार्टिंग में चर्चा था, जो शायद कनाडा जो है वो भारत को नहीं बुलाएगा, क्योंकि भारत और कनाडा की जो है मतलब यदि रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी खटास थी, जब जस्टिस टुंडरो जो है वहाँ के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। बट वहाँ सरकार चेंज हुई, सरकार चेंज होने के बाद भारत को जो है बुलवाया गया था। तो ये अपने आप में भारत में की एक काफ़ी अच्छी कूटनीतिक जीत मानी जाती है। स्ट्रेटेजिक के तौर पर एक जीत थी, जो भाई कनाडा में उनको बुलाया गया। अदरवाइज नहीं बुलाते तो फिर आप वहाँ पर 7 डेवलप कंट्री हैं, उनके जो नेशन हेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे भी आप नहीं मिल सकते थे, मीटिंग नहीं हो सकती थी, वगैरह वगैरह। और आपको बता दूं, इस जो समिट होता है, इसमें हर कंट्री के जो नेशन हेड होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर कंट्री के जो नेशन हेड होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद तो हमने अभी जो 51st था ये समझ लिया। नेक्स्ट जो है 52nd है, ये हमने समझ लिया। अब कई बार शायद गलती से पिछला पूछ देगा। तो अभी तो 51वां हुआ है, अगला 52वां होगा। तो पिछला जो है वो 50वां था। तो 50वां जी समिट कब हुआ था? जून 2024 में। कहाँ पे? अपोलिया इटली। कहाँ पे? अपोलिया इटली में हुआ था। क्लियर हो गया? अपोलिया इटली में हुआ था। तो 24 में इटली में हुआ था, 25 में अभी जो हुआ है कनाडा में हुआ है, 26 में अगला कहाँ पे होगा? वो होगा फ्रांस में। शायद ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यदि हम बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया, G7 का कोई स्पेशल हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, उसी तरह से G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो जहां पे ये समिट होता है वही कंट्री इसका हेड होता है, और उसी कंट्री के जो नेशन हेड हैं वो इसको चेयर करते हैं, मतलब चेयरमैनशिप करते हैं। तो चूंकि ये कनाडा में हुआ था तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करेंगे। तो वही मैंने लिखा है, जो मार्क कैनरी, जो कि क्या है, 24 में पीएम ऑफ कनाडा है। अब ये मार्च 2025 में जो है कनाडा के पीएम बने थे। तो मार्क कैनरी जो कि क्या थे, चेयर द 51st समिट, मतलब 51वां जो समिट है उसको इन्होंने चेयर किया था। कौन? मार्क कैनरी। और मार्क कैनरी जो है वो कनाडा के पीएम है। अब जब कनाडा में हुआ है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पीएम तो है, मतलब डेमोक्रेसी तो है, बट यहाँ मोनार्ची है, मतलब राजतंत्र है। और आपको पता है इंग्लैंड का जो राजा है ना, इंग्लैंड का जो राजा है वो कनाडा का क्या होता है? राजा होता है। वही मैंने लिखा है, जो इसका मोनार्च जो है वो चार्ल्स थर्ड जो है, जो किंग ऑफ यूके हैं। मतलब इंग्लैंड का जो राजा आज के डेट में है ना, किंग चार्ल्स थर्ड, वो कनाडा के क्या हैं? राजा हैं। मतलब कनाडा में मोनार्ची है, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है। तो वो डेमोक्रेसी कम मोनार्ची है। तो ध्यान दीजिएगा, कनाडा के पीएम कौन है आज के डेट में? कौन बने हैं? मार्क कैनरी, जिन्होंने G7 समिट को चेयर किया था, चेयरमैनशिप करी थी। साथ साथ कनाडा का यदि पूछ दिया जाएगा जो यहाँ पे और कौन है, तो यहाँ पे मोनार्ची है, मतलब राजा होते हैं। और वो राजा कौन है? तो इंग्लैंड के जो राजा हैं चार्ल्स थर्ड, वो कनाडा के राजा हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं।
क्लियर है। उसके बाद यदि बात करते हैं कनाडा है कहाँ, तो आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, तो कनाडा जो है वही मैंने लिखा है नॉर्थ अमेरिका में है। और आपको पता होगा जो ये क्या है, ऊपर में जो है वो कनाडा है और नीचे जो यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री चैनल जो है वो उनको सेपरेट करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो 49 डिग्री या 49 पैरेलल लाइन जो है वो किस किस कंट्री के बीच में खींची गई है, तो वो कनाडा और यूएसए के बीच में है। क्लियर हो गया। तो कनाडा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। साथ साथ इसकी कैपिटल की बातें हैं तो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। आपको पता होना चाहिए कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा। साथ साथ इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो सेकेंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड बाय एरिया। कनाडा जो है विश्व में एरिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो फिर पहला कौन सा है, तो आपको पता होगा जो विश्व में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो रसिया है। और पॉपुलेशन में कौन है, भारत। हमारा अपना भारत जो है ना कहीं तो आगे है। तो भारत जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है, सेकंड स्थान पे चाइना है। उसी तरह से एरिया की बात करते हैं तो नंबर 1 पे रसिया है, भारत का स्थान 7th है, 7वां है। बट कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा सेकंड पे है। वही कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्या है, इंग्लिश है और फ्रेंच है, ये दोनों है। साथ साथ करेंसी क्या है, तो कैनेडियन डॉलर। तो ये मैंने कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेशन लाया। मैं बार बार कहता हूँ जो मैं सिर्फ करंट लेके नहीं आता हूँ, ये ट्रेडिशनल भी चीज़ें लाया है। तो आपको बताया कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है और अमेरिका के साथ बहुत, यूएसए के साथ बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करती है। और यूएसए और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन या 49वीं समानांतर रेखा जो है वो दोनों की बॉर्डर को सेपरेट करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे नहीं सुना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन का आपने नाम सुना होगा। भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन का नाम आपने सुना होगा। उसी तरह से अब यदि हम कनाडा की बात करते हैं तो इसका कैपिटल ओटावा है। साथ साथ विश्व में एरिया के हिसाब से कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है, ये अपना रसिया है। और भारत कौन सा है, तो भारत जो है वो 7वें स्थान पे है। ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश और फ्रेंच। और यहाँ पे करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। तो ये सारी की सारी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यदि इधर की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया था जो G7 जो है इसकी स्टार्ट हुई थी यूजुअली 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया था। और इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मतलब 4 कंट्री जो टॉप कंट्री थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन जो है कब हुआ था, 25 मार्च 1973 को, 25 मार्च 1973 को। और उस समय में इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहा जाता था। तो कईयों को यही मतलब पूछ दिया जाता है जो लाइब्रेरी ग्रुप क्या है। तो जब G7, आज का जो G7 है, स्टार्टिंग में इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहा जाता था क्योंकि उस समय में वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का कैपिटल है, उस वाशिंगटन डीसी में आपको पता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस है, उस व्हाइट हाउस के लाइब्रेरी में ये 4 मतलब उस समय के जो नेशन हेड थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलकर के इस पे बात करी थी, ये ग्रुप बनाया था, इसीलिए इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहा जाता है। तो कहाँ पे, तो अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है, मतलब राष्ट्रपति का जो भवन है, हाउस है, घर है, उसके लाइब्रेरी में बैठ करके ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहते हैं। तो इसके 4 फाउंडेड मेंबर हैं, वो कौन कौन से थे, तो देखिए यूएसए, क्योंकि वहां पे हुआ ही था भाई, व्हाइट हाउस में हुआ था ना लाइब्रेरी में। दूसरा कौन, यूके, इंग्लैंड। तीसरा कौन, फ्रांस। और चौथा वेस्ट जर्मनी। जी हाँ, उस समय में जर्मनी नहीं था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी 2 अलग अलग देश थे, बाद में दोनों का एकीकरण हुआ, दोनों एक साथ आए थे। तो ये 4 कंट्री G7 के फाउंडेड मेंबर हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी। ये सभी ये है ना फाउंडेड एट लाइब्रेरी व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के जो घर होते हैं और राष्ट्रपति हाउस होता है, उसके लाइब्रेरी में जो है इन सभी की मीटिंग हुई थी और वहाँ पे, इसलिए इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहा जाता है। शायद ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगी हो। अब बात करते हैं क्या है, जैसा बताया मैंने, जो स्टार्टेड एज गैदरिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन 1973, मतलब इन चारों कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका ये गैदरिंग हुआ था। और किस पे, तो 1973 ऑयल क्राइसिस, मतलब 1973 की ऑयल क्राइसिस पे इन 4 कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर की गैदरिंग हुई थी और उस समय इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहते थे। तो वही लिखा है मैंने आगे, फाउंडेड मेंबर के बाद जापान और इटली शामिल हुआ और ये G6 बना। जी हाँ, तो 4 फाउंडेड मेंबर थे, समझ में आ गया, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। उसके बाद इन्होंने 2 कंट्री
जापान और इटली को भी शामिल किया। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखिए इसके बाद जैसे इसका पहला समिट कब हुआ था, लिखा है मैंने, फर्स्ट समिट कब हुआ था, तो नवंबर 1975 में। देखो बना ये 1973 में, बट पहला समिट जो हुआ था 1975 में, कहाँ पे? फ्रांस में हुआ था। और इस समय सिर्फ 6 थे, ओनली 6 जी मैंने लिखा है, मतलब ग्रुप ऑफ 6 थे, मतलब 6 कंट्री का ही था। क्लियर हो गया। फिर सेकेंड समिट कहाँ पे हुआ था, तो सेकेंड समिट जो है वो जून 1976 में हुआ था। अगले साल होगा क्योंकि हर साल होता है। और ये कहाँ? यूएसए में हुआ। इसमें क्या हुआ, तो कनाडा ज्वाइन द ग्रुप फॉर्मिंग G7, मतलब इसमें कनाडा को जो है शामिल किया गया था और उसके साथ साथ अब ये फाइनली G7 बन गया। बट यही नहीं है, कहानी में और पेच है। क्या है? देखिए आगे है, लिखा है मैंने 23rd समिट, 23वां समिट हुआ था। कहाँ, कब? जून 1997 में। गौर कीजिए, मतलब 1997 में, ऑलमोस्ट 19 साल बाद। इसमें कहाँ? यूएसए में हुआ था। इसमें क्या हुआ, तो रसिया ज्वाइन द ग्रुप फॉर्मिंग G8। जी हाँ, इस G7 का रूस भी तो डेवलप कंट्री है ना, तो G7 का मेंबर जो है रसिया भी था और वो 1997 में इसका मेंबर बना था। पहली बात तो समझ लीजिए, जब मेंबर बन गया तो G8 बन गया। क्लियर। बट 2014 में इन्हीं G7 के द्वारा रसिया को एक्सपेल्ड कर दिया गया, मतलब रसिया को जो है ग्रुप से हटा दिया, क्योंकि रसिया उस समय यूक्रेन का भाग था, क्रीमिया, उस पर जो है उसने अधिकार कर लिया था। मतलब उसको जो है रसिया यूक्रेन के अकॉर्डिंग उसको अपने में मिला लिया था। ठीक है। बट रूस कहता है ये तो हमारा भाग था और वो तुम्हारे साथ था, बट हम इसको जो है और अपने में मिला रहे हैं और ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते थे। तो जो क्रीमिया को जो मिला लिया था यूक्रेन के पार्ट को रसिया अपने में, जिसके कारण बाकी सभी जो कंट्रियां हैं वो कंट्रियां जो है रसिया को G8 से हटा दिया और दोबारा से रसिया जो है मतलब G8 का मेंबर नहीं रहा और साथ साथ यह G8 फिर से G7 बन गया। वही मैंने लिखा है क्या, जो देखिए इन 2014 ग्रुप एक्सपेल्ड रसिया को हटा दिया था, एक्सपेल्ड कर दिया, एंड ग्रुप रिवर्टेड फ्रॉम G8 टू G7, मतलब G8 से दोबारा से G7 बन गया। ठीक है। और इस तरह से रसिया कब से कब तक G7 का मेंबर रहा? 1997 से लेकर के 2014 तक, टिल हिज एक्सप्लेशन, मतलब जब तक उसको हटा दिया गया था, जब तक एक्सपेल्ड कर दिया था, तब तक जो है वो वहां पे क्या रहा था। तो 1997 से 14 तक रहा था, क्योंकि क्रीमिया इशू था जिसके कारण इन सब ने, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन कहाँ, यूक्रेन किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। और आप देखिए इसमें कैसे नहीं, फ्रांस यूरोप के भाग हैं, जर्मनी यूरोप का है, इटली यूरोप का है, यूके यूरोप का है, मतलब सब यूरोप के हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपस खींचातानी के कारण रूस को जो है हटा दिया गया था। तो एक टाइम था 1997 से 2014 तक, तब तक रूस भी इसमें था। ये भी क्लियर हो गया। अब फिलहाल वही G7 ही है। अब बात करते हैं, वही फाउंडेड मेंबर कितने? मात्र 4 थे। कौन? यूएसए, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी। बाद में जापान और इटली को ऐड किया गया और उसके बाद कनाडा को ऐड किया गया, रूस को भी किया गया पर उसको हटा दिया। फाइनली G7 है। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया, जो इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करती है क्योंकि यूरोप के मोस्टली कंट्री हैं और साथ साथ यदि यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के 27 मेंबर का, मैंने बताया ना 27 मेंबर का एक ग्रुप है, उसी को यूरोपियन यूनियन कहते हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है उसकी अलग अलग एजेंसी बनी हुई है, जो कोई उनका पॉलिटिकल काम देखता है, जी हाँ, कोई उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम देखता है, इस तरह से चीज़ें हैं। ठीक है। तो यदि बात करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है जो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये 27 मेंबर जो है लोकेटेड प्राइमरी इन यूरोप, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 मेंबर, मतलब यूरोप के 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। पहली बात तो ये हो गई। इनकी अपनी एक करेंसी है जिसको हम यूरो कहते हैं। दूसरी बात है, आप ध्यान देना, जो इसमें यूरोपियन यूनियन के तरफ से कौन प्रेजेंट हुआ था यहाँ पे, तो वो एंटोनियो कोस्टा, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल हैं, और उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन है। तो आपके दिमाग में आ सकता है जी यूरोपियन यूनियन आप कह रहे हो और यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन लिख रहे हो। एक्चुअली मैंने जैसा बताया, जो यूरोपियन काउंसिल जो है ये इनका क्या है, एक तरह से पॉलिटिकल एक ग्रुप है जो डिसाइड करती हैं सभी कंट्रियों के रिप्रेजेंटेशन को, और कमीशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो है वहाँ पे भाग लेती है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो तो ग्रुप है,
बट कहते हैं ना, घर में एक होते हैं भाई, गार्जियन तो पिताजी हैं, बट भाई जैसे दो भाई होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं ना। अच्छा चलो, ये मैनेज करना इसका काम है, ये मैनेज करना इसका काम है। उसी तरह से यूरोपियन यूनियन के जो, यदि हम पॉलिटिकल और इन सब एजेंडों को देखें तो यूरोपियन काउंसिल देखती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ देखें तो यूरोपियन कमीशन देखती है। तो इन दोनों के ही प्रेसिडेंट जो है इनके भाग लिए थे। बाकी और सभी कंट्रियों के जो नेशन हेड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भाग लिया था, जो राष्ट्रपति हैं। कनाडा का आपको बता दिया, जो प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया था। उसके बाद यदि फ्रांस की बात करते हैं, इमैनुअल मैक्रों जो है वो उन्होंने भाग लिया था। तो मतलब इटली के जो है प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया था। जर्मनी के चांसलर होते हैं वहाँ पे, उन्होंने भाग लिया था। तो इस तरह से सभी कंट्रियों के नेशन हेड ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ G7 का करेंट, ट्रेडिशनल और जो ट्रेडिशनल से संबंधित सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आया होगा। आप प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिए, और यदि आपको लग रहा हो जो ये एक्चुअली इफेक्टिव है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वही जैसा मैंने कहा, मेरी एक ही ध्येय, इंटेंशन, सोच है, जो शायद जीके करेंट को आप थोड़ा सा आसान समझो। आप ये ना समझे जो ये बहुत ज़्यादा टफ है और ये मुश्किल है, नंबर नहीं आ सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें और अच्छे से तैयारी करते रहें। मैं ऐसे ही उस तैयारी में अपना छोटा सा योगदान देता रहूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।